अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम नंबर 13 अटेम्प्ट करनी है, जो बुक के पेज नंबर 246 पे है। तो अब देखें बेटे, हमारी जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के हवाले से डिस्कशन हुई, उसमें हमने ये कहा कि हम जब अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो पहला आइटम इनपुट के तौर पे आता है वो कैश बुक या पासबुक, दोनों बुक में से एक बुक का बैलेंस होता है। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ हो तो हम उसको डेबिट कहेंगे, लेकिन अगर वो साथ लिख दे कि ये ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन है तो फिर हम इसको क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन अगर वो साथ ओवरड्रॉन या ओवरड्राफ्ट लिख दे तो फिर हम उसको डेबिट कर लेते हैं। ये हमारा इनपुट होता है, कैश बुक या पासबुक का बैलेंस। उसके बाद क्वेश्चन में बाकी जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं हमारे पास, वो हमारी डिफरेंस की 4 रीजंस होती हैं। ठीक है, तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने की टोटल 4 रीजंस होती हैं, जिनकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती हैं। अब उनमें से पहली रीज़न होती है बेटे हमारे पास चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, राइट। तो अब लाजमी नहीं है कि वो आपके हर क्वेश्चन में चेक इशूड ही का वर्ड यूज़ करे। चेक इशूड की जगह डिफरेंट वर्ड यूज़ हो सकते हैं। क्या क्या? चेक इशूड, चेक ड्रॉन, चेक पास्ट या आउटगोइंग चेक। तो चारों में से जो भी लिखे आपने क्या करना है, इसको अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से डेबिट कर लेना है। डिफरेंस की दूसरी रीज़न होती है बेटे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो लाजमी नहीं है कि वो इतनी हर क्वेश्चन में डिपॉजिटेड ही का वर्ड यूज़ करे। इस डिपॉजिटेड की जगह डिफरेंट वर्ड यूज़ हो सकते हैं। वो लिख सकता है चेक डिपॉजिटेड, वो लिख सकता है बेटे चेक पेड इनटू द बैंक, वो लिख सकता है चेक सेंट टू द बैंक, वो लिख सकता है ओमिटेड चेक और रिसीव्ड चेक। तो ये एक ही बात है। इन पांचों में से जो भी वो यूज़ करेगा आपने उसको अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर लेना है। तो ये जो पहली दो रीज़न है, चेक इशूड और चेक डिपॉजिटेड, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते ही फ़ौरन हमें पता चल जाएगा कि ये चेक इशूड और चेक डिपॉजिट है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारे लिए जो प्रॉब्लम एरिया वो हमारी थर्ड और फोर्थ रीज़न है, जो कि क्रेडिटेड और डेबिटेड मेड बाय बैंक है। तो अब क्रेडिटेड और डेबिटेड मेड बाय बैंक के हवाले से सम टाइम वो क्वेश्चन में खुद बता देता है कि ये चीज़ क्रेडिट हुई है और ये चीज़ डेबिट हुई है। तो जब वो हमें मेंशन कर देगा तो वहाँ हमारे लिए आसानी हो जाएगी। लाइक अगर क्रेडिटेड मेड बाय बैंक है तो हम उसको रिकन्सिलिएशन में डेबिट कर देंगे, और अगर डेबिटेड बाय बैंक है तो हम उसको रिकन्सिलिएशन में क्रेडिट कर देंगे। प्रॉब्लम हमारे लिए वहाँ बन जाता है जहाँ पे वो मेंशन नहीं करता कि ये चीज़ क्रेडिट हुई है या डेबिट हुई है। तो वहाँ पे फिर हम खुद डिसाइड करेंगे। तो अब हमारे डिसीजन का क्या क्राइटेरिया होगा बेटे? सिंपल क्राइटेरिया, आप स्टेटमेंट को रीड करें। स्टेटमेंट रीड करने के बाद अगर आपको पता चलता है जी स्टेटमेंट की वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसों का इंक्रीज आया है, तो ये क्रेडिटेड बाय बैंक कहलाएगा। आप रिकन्सिलिएशन में इसको डेबिट कर लेंगे। और अगर स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपको पता चलता है नहीं जी स्टेटमेंट की वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसों का डिक्रीज आया है, तो फिर ये डेबिटेड बाय बैंक कहलाएगा। आप इसको रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट कर लेंगे, राइट। तो नहीं बेटे, ये हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन के सारे रूल्स आ गए। ठीक है, अब आते हैं बेटे हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं कि इन्फॉर्म क्या कर रहा है। तो अब देखें, हम लोगों ने ये कहा जी कि आप लोगों के एक ही बैंक में दो या दो से ज़्यादा जब अकाउंट हो तो उनको कैसे हैंडल करना है। तो उसके लिए हमने प्रॉब्लम नंबर 17 पहले किया, फिर 18 किया, अब हम 13 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक पैटर्न पे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ही बैंक में दो अकाउंट हैं। ठीक, तो अब इस हवाले से सुनिएगा। तो क्या कह रहा है, दी बैंक स्टेटमेंट अकाउंट। तो बैंक स्टेटमेंट पासबुक को कहा जाता है, तो ये पासबुक का बैलेंस है आप लोगों का। ठीक है ना। अकाउंट नंबर 16 ऑफ मिस्टर सलीम, तो अब उसने अकाउंट नंबर का भी जिक्र कर दिया। तो कौन से अकाउंट का जिक्र किया उसने? अकाउंट 16। इसका मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशन एक ही बैंक में ज़्यादा अकाउंट रखती है, तभी उसने अकाउंट नंबर का भी मेंशन किया है। तो अब ऐसी स्टेटमेंट्स जिसमें वो अकाउंट नंबर का, जब आपने नीचे स्टेटमेंट्स रीड करनी है तो वहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें वो अकाउंट नंबर का जिक्र करेगा, उनको आपने अकाउंट नंबर 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। आपने देखना ये है कि इस स्टेटमेंट का अकाउंट नंबर 16 पे क्या इफेक्ट पड़ा, राइट। नहीं जी, ऑफ मिस्टर सलीम शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज़ 134,300। कह रहा है ये कोई मिस्टर सलीम साहब हैं,
उनकी बैंक स्टेटमेंट पासबुक को कहा जाता है। तो पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है 134,300 का 31 दिसंबर 2004 पे। ठीक है, तो अब पासबुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। वो कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में क्या हो जाएगा बेटे, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक एंड कैश बुक द अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग्स। आप कह रहे हैं जब कैश बुक और पासबुक को कंपेयर किया गया तो ये डिफरेंसेस आपको पता चले। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट नंबर 1 से लेके स्टेटमेंट नंबर 5 तक ये उसने डिफरेंट स्टेटमेंट्स बता दी हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले हम अपनी बैंक रिकंसिलिएशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है इसको अब हम इनपुट के तौर पे कहाँ पे ले लेंगे, रिकंसिलिएशन में। तो ले बेटे ट्रांसफर करते हैं इसको यहाँ पे हम लोग। तो अब जब हम अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो टॉप पे 3 लाइंस हम यूज़ करेंगे इन्फॉर्म करने के लिए। पहली लाइन में हमने अपने ट्रेडर का नेम लिखना है जो कि क्या है, मिस्टर सलीम। सेकंड लाइन में जो चीज़ बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं इस वक्त हम लोग बेटे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, साथ विद इन ब्रैकेट लिखेंगे अकाउंट नंबर 16 और फिर डेट आ जाएगी थर्ड लाइन में एज ऑन 31 दिसंबर 2004। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब ये आपका एक अमाउंट का कॉलम बना हुआ है, वर्टिकल लाइन आपने लगाई है और इसमें पहली कॉलम लाइन पे आप यहाँ पर लिख देंगे कॉलम के अंदर रुपीस। तो अब यहाँ पे आपने चूंकि रुपीस लिख दिया तो यहाँ पे मजीद अब आपने कुछ भी नहीं लिखना है। अब इससे नीचे वाली लाइन में आपने एड लेस की जगह छोड़ के लिखना है बेटे पासबुक बैलेंस, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कितना है, 134,300। अब पासबुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, वो खुद क्लियरली मेंशन कर रहा है कि ये डेबिट है, तो अब हम इसको ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, उसने डेबिट नहीं लिखा, उसने लिखा है ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट और ओवरड्रॉन की सिचुएशन में पासबुक का बैलेंस डेबिट हो जाता है जी। ठीक है, ये हमारा इनपुट आ गया। अब बाकी की स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं, देखते हैं कि उनका इंपैक्ट रिकंसिलिएशन पे क्या आना है। तो लें जी, अब ये जो सुनिएगा बेटे, ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ना, इसका इफेक्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आना है। क्यों नहीं आना है, सुनिएगा। देखें, इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए पहले आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट को मैं रीड करता हूं। देखें, 4,320 रुपीज़ का आपको एक चेक आपके किसी कस्टमर से रिसीव हुआ। ठीक है, आपने क्या किया, उसको अपने अकाउंट में 25 को जो था ना डिपॉजिट करवा दिया। आपने अपने अकाउंट में 25 को डिपॉजिट करवा दिया कि बैंक इसको कलेक्ट करे। राइट, अब बैंक ने इसकी कलेक्शन पे थोड़ा सा टाइम पीरियड लेना है, 3 से 10 दिन। तो 25 पे आपने डिपॉजिट करवाया, बैंक ने 28 तारीख को इस चेक को क्लियर किया। तो जब क्लियर किया ना, तो बैंक को पता ये चला कि ये चेक जिस पर्सन के नाम का भी था ना, उसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं थे। ठीक है ना, तो बैंक ने इस चेक को करना था डिसऑनर। राइट, बैंक को चाहिए था कि इस चेक को डिसऑनर कर दे। बैंक से 28 तारीख को गलती हो गई कि उन्होंने ना इस चेक को डिसऑनर करने की बजाय आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक, और बैंक को अपनी इस गलती का पता चला जाके 1 जनवरी को, मंथ गुजरने के बाद। तो हम तो चूंकि रिकंसिलिएशन बनाते हैं 31 दिसंबर पे, तो आपने 31 दिसंबर तक की पोजीशन देखनी है। तो क्या हुआ, 25 तारीख को आपने डिपॉजिट करवाया था, ठीक है, अकाउंट अपने में कि इसको कलेक्ट करो। बैंक 28 तारीख को कलेक्ट करके आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर चुका है, चाहे गलती से किए हैं लेकिन कर चुका है। बैंक को अपनी इस गलती का जाके पता चला है 1 जनवरी को। तो जब बैंक 31 दिसंबर को स्टेटमेंट भेजेगा तो वो बता रहा होगा कि ये चेक डिपॉजिट हो चुका हुआ है। तो इसकी वजह से हमारी और बैंक की बुक्स में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। ठीक है बेटे, अब इस स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूं, सुनिएगा क्या कह रहा है। अ चेक फॉर रुपीज 4,320 wrongly credited in the bank statement on 28 दिसंबर 2004। कह रहा है जी कि बैंक ने ना, बैंक स्टेटमेंट में शोर है कि बैंक ने 28 तारीख को आपके अकाउंट में एक चेक की अमाउंट है 4,320 वो क्रेडिट की है, इंक्रीज दिया है। तो बैंक ने चेक को क्यों क्रेडिट किया होगा, जाहिर बात है पहले आपने चेक डिपॉजिट करवाया होगा तो बैंक ने उसको डिपॉजिट किया होगा। तो अब बैंक 28 को डिपॉजिट कर रहा है, तो इससे पहले किसी 2-3 दिन पहले आपने इस चेक को डिपॉजिट करवाया होगा। तो मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि 25 तारीख को आपने डिपॉजिट करवाया था। तो 25 को आपने डिपॉजिट करवा के अपनी बुक में लिख दिया कि ये चेक डिपॉजिट हो गया। बैंक ने इसको कब डिपॉजिट किया, 28 को। ठीक है ना, तो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं।
एंड बीइंग डिसऑनर्ड अगेन डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 जनवरी 2005। और कह रहा है बैंक को अपनी गलती का पता कब चला, जाके 1 जनवरी को 2005 को। देयर वॉज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट डिसऑनर ऑफ द चेक अनटिल 15 जनवरी 2005। और कह रहा है आपके पास इसका रिकॉर्ड 15 जनवरी तक भी नहीं आया। तो हमारा ना 1 जनवरी से कोई ताल्लुक है, ना हमारा कोई 15 जनवरी से कोई ताल्लुक है। हमें सिचुएशन को 31 दिसंबर तक देखना है। तो 31 दिसंबर तक की क्या सिचुएशन है, बैंक ने 28 तारीख को आपके अकाउंट में गलती से ये पैसे डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, चेक डिपॉजिट कर दिया है। ठीक, तो चेक डिपॉजिट तभी हुआ होगा जब आपने इससे प्रीवियस किसी डेट पे जाके बैंक को वो चेक दिया होगा, ठीक है ना। तो इससे प्रीवियस डेट हमने 5th अज्यूम कर ली थी। तो आपने 25th को रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने 28th को रिकॉर्ड कर लिया, इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस स्टेटमेंट को हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रीट नहीं करना है जी, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। कह रहा है इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो उसने क्लियरली खुद बता दिया कि ये क्रेडिट हुआ है, तो ये हमारा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक है। हम इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या कर लेंगे बेटे, डेबिट कर लेंगे। तो ये हमारी रीजंस में से कौन सी रीजन बन रही है, थर्ड। इंक्रीज इन अकाउंट है, क्रेडिटेड बाय बैंक उसने खुद लिखा है, तो अब हम रिकंसिलिएशन में इसको क्या करेंगे बेटे, डेबिट करेंगे। तो नहीं बेटे, स्टेटमेंट को अब ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब हम लोग बेटे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है, कितना है 11,200। अब इसको करना क्या है, क्रेडिटेड बाय बैंक है, हम इसको डेबिट कर देंगे। तो अब हमारा बैलेंस भी डेबिट है, अमाउंट भी डेबिट हो रही है, दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 145,500। और आंसर के साथ लिखेंगे क्या, डेबिट, क्योंकि दोनों अमाउंट्स डेबिट हैं, आंसर भी डेबिट आएगा। तो लें बेटे, ये हमारी स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा क्या इन्फॉर्म कर रहा है, थर्ड देखिएगा, चेक्स ऑफ ₹82,000 पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 30 दिसंबर। ठीक है, तो यहां तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये क्या है, चेक पेड है। तो चेक पेड कहां आते हैं बेटे, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट में फॉल पर करते हैं, ये पड़ी हुई है पेड। तो ये चेक पेड है, अनकलेक्टेड चेक के नाम से हमने इन्हें क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है ना। अब कितना क्रेडिट करना है वो जरा देख लेते हैं। तो देखें बेटे, पूरी स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या कह रहा है, checks for ₹82,000 paid into the bank for collection on 30th December, but checks amounting to ₹30,000 were collected on 7th January 2005। तो अब उसने क्या किया, चेक की दो अमाउंट्स बता दिए। तो जब वो दो अमाउंट बताएगा तो हमने क्या कहा कि हमें पहली अमाउंट कभी भी नहीं लेनी है, या हम लेंगे अपनी सेकंड वाली अमाउंट 30,000, या हम तो 82,000 और 30,000 का डिफरेंस 52,000, इसको बैंक रिकंसिलिएशन में ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सेकंड वाली अमाउंट 30,000 लेनी है या दोनों का डिफरेंस 52,000 लेना है। तो उसके लिए अब आप देखेंगे कि जो सेकंड वाली अमाउंट है, क्या उसने इसका मंथ चेंज किया, लाइक हम जो रिकंसिलिएशन बना रहे हैं वो दिसंबर में बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या उसने दिसंबर के अलावा किसी मंथ की बात की है, मींस मंथ चेंज कर दिया है। अगर मंथ चेंज कर दिया है तो फिर आपने सेकंड वाली अमाउंट ही लेनी है, और अगर उसने सेकंड अमाउंट का मंथ चेंज नहीं किया है तो फिर आप लोगों ने दोनों का डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। तो अब देखें वो क्या कह रहे हैं, ₹30,000 वर कलेक्टेड ऑन 7th जनवरी। तो मंथ क्या हो गया है, जनवरी हो गया है, जबकि रिकंसिलिएशन किसकी बन रही है, दिसंबर की, ठीक है ना। तो उसने मंथ चेंज कर दिया है, इसलिए हम अपनी सेकंड वाली अमाउंट 30,000 लेंगे। तो अनकलेक्टेड चेक 30,000 आ जाएंगे हमारी बैंक रिकंसिलिएशन में। तो लें बेटे, अब इस स्टेटमेंट को यहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे बेटे अनकलेक्टेड चेक्स 30,000, क्या कर देंगे हम, इनको क्रेडिट कर देंगे। तो अब बैलेंस हमारा डेबिट है, अमाउंट क्रेडिट हो रही है, दोनों अपोजिट है, इसलिए माइनस कर देंगे। तो माइनस करें तो बाकी कितना आ गया बेटे, 115,500, ठीक है। तो डेबिट आंसर ज्यादा है, इसलिए आंसर के साथ डेबिट लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे लेस, और विद इन ब्रैकेट इस अमाउंट को लिखेंगे। तो लें बेटे, ये हमारी एक और स्टेटमेंट ट्रांसफर होगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अब स्टेटमेंट नंबर 4 देखिएगा, क्या कह रहा है, आउट ऑफ चेक्स अमाउंटिंग टू ₹31,200 ड्रॉन। तो ये कौन से हैं, चेक ड्रॉन है। तो चेक ड्रॉन किन्हें कहा जाता है, ये पहली स्टेटमेंट है, ठीक है, चेक इशूड वाली। तो इसको हमने अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से डेबिट करना है, ठीक है ना। अब कह रहा है बाई हिम ऑन 27 दिसंबर, तो इसने 31,200 के चेक इशू किए थे। अब कह रहे हैं अ चेक ऑफ ₹10,000 वाज इनकैश्ड ऑन 3 जनवरी 2005। तो यहाँ पे भी उसने फिर वही दो अमाउंट्स बता दी,
ठीक, तो जब वो दो अमाउंट्स बताएगा तो हम पहली अमाउंट कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है, 31,200 नहीं आएगा, या आएगी सेकंड अमाउंट 10,000 या दोनों का डिफरेंस आएगा 21,200। तो अब उसके लिए आप देखें क्या उसने सेकंड अमाउंट का मंथ चेंज कर दिया है। अगर सेकंड अमाउंट का मंथ चेंज है, दिसंबर के अलावा है, तो फिर आप सेकंड वाली अमाउंट 10,000 ही लेंगे, और अगर सेकंड अमाउंट का मंथ चेंज नहीं हुआ है तो फिर आपने दोनों का डिफरेंस लेना है। तो वो क्या कह रहा है, 10,000 वाज इनकैश्ड ऑन 3rd जनवरी, तो सेकंड वाली अमाउंट का मंथ जनवरी हो गया है, बदल दिया उसने, ठीक है, तो इसलिए अब हमने अपनी ये सेकंड वाली अमाउंट 10,000 लेनी है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, चेक ड्रॉन कहाँ पड़ा हुआ है, ये हमारी रीजंस में आए तो ये पड़ा हुआ है ड्रॉन, ये, तो इसको हमने क्या करना है, अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट कर लेना है। तो अब यहाँ पे आएंगे बेटे, ये रहा अनप्रेजेंटेड चेक 10,000 डेबिट हो जाएगा। अब बैलेंस हमारा डेबिट, अमाउंट भी डेबिट, दोनों सेम है, इसलिए ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 125,500, और आंसर के साथ क्या लिखेंगे, डेबिट, और चूंकि दोनों ऐड हुए हैं तो यहाँ आप ऐड लिख देंगे, ठीक है बेटे। ये हमारी एक और स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो गई। अब आ जाते हैं बेटे हमारी फाइनल स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 5। अब यहां देखें क्या कह रहा है, द बैंकर हैज गिवन हिम अ रॉन्ग क्रेडिट ऑफ ₹2,000 पेड इन बाय हिम इन एन अदर अकाउंट नंबर 17। ठीक है, अब देखें इस स्टेटमेंट में अकाउंट नंबर का जिक्र हो गया है, ठीक है ना। तो अब इस अकाउंट नंबर का जिस स्टेटमेंट में जिक्र होगा उसको अब हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जिस अकाउंट नंबर की रिकंसिलिएशन बनाने को कहा है उसने। तो हमने जो रिकंसिलिएशन बनानी है वो अपने अकाउंट नंबर 16 की बनानी है। तो अब हमने देखना है कि स्टेटमेंट का इफेक्ट 16 नंबर अकाउंट पे क्या है पड़ा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, बैंक ने किया क्या, इस वक्त एक रॉन्ग क्रेडिट दे दिया है उसको 2000 का, कहाँ, अकाउंट नंबर का उसने इसके साथ जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब है ये रॉन्ग क्रेडिट अकाउंट नंबर 16 में आया है जिसकी रिकंसिलिएशन बन रही है। तो बैंक ने उसके अकाउंट नंबर 16 में क्रेडिट दे दिया है, जबकि हुआ क्या था, पेड इन बाय हिम इन एन अदर अकाउंट नंबर 17। अब हुआ ये था कि उसने ना, चूंकि उसके एक ही बैंक में दो अकाउंट थे, तो इस वक्त इस बंदे ने अपने बैंक, मिस्टर सलीम ने अपने बैंक अकाउंट नंबर 17 में 2,000 रुपये जमा करवाए थे। तो बैंक को चाहिए था कि ये 2,000 रुपये अकाउंट नंबर 17 में डिपॉजिट करें। बैंक ने गलती ये की कि डिपॉजिट तो आप ही के अकाउंट, सलीम ही के अकाउंट में की, लेकिन गलती से 16 में। अब उसने ये कहीं नहीं लिखा कि 16 में, लेकिन उसने लिखा है रॉन्ग क्रेडिट दिया है बैंक ने, तो कहाँ दिया है, जिसकी रिकंसिलिएशन बन रही है, तो वो 16 नंबर अकाउंट है। तो इस वक्त बैंक ने आपके अकाउंट नंबर 16 में ये 2,000 रुपये क्रेडिट कर दिए हैं, जबकि उनको चाहिए था कि उसने जमा करवाए थे अपने अकाउंट नंबर 17 में, तो बैंक को चाहिए था अकाउंट नंबर 17 में डाले सलीम के पैसे, लेकिन बैंक ने 16 में डाल दिए, ठीक है। तो अब हमने देखना है 16 पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो 16 में पैसे बढ़ गए हुए हैं, इंक्रीज आया हुआ है, उसने लिखा भी हुआ है कि क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अब हम लोगों के पास, अब ये एक स्टेटमेंट होगी। अब इसी स्टेटमेंट में साथ ही वो कह रहा है एंड अ रॉन्ग डेबिट, तो जहां एक क्रेडिट दिया है रॉन्ग, वहीं पे बैंक ने एक रॉन्ग डेबिट भी दिया है। किस चक्कर में दिया है, उसने 1,200 रुपए का एक चेक जो है ना वो अपने अकाउंट नंबर 17 पे ड्रॉ किया था, ठीक है। तो अब चेक ड्रॉन इशूड बनता है, लेकिन हमने इस स्टेटमेंट को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, स्टेट अकाउंट नंबर 16 के हिसाब से। तो रिकंसिलिएशन 17 की नहीं बन रही, 16 की बन रही है। वो कह रहा है ये चेक इशूड 17 के लिए है, 16 के लिए नहीं है। तो अब हुआ क्या है, यहाँ पे उसने अपने अकाउंट नंबर 17 से पेमेंट की थी 1,200 की, तो बैंक को चाहिए था कि अकाउंट नंबर 17 से पेमेंट करे, ठीक है, लेकिन बैंक ने गलती से ये पेमेंट अकाउंट नंबर 16 से कर दी, तो अकाउंट नंबर 16 से गलत पैसे कट गए, डिक्रीज आया हुआ है वहाँ पे। तो हमने अकाउंट नंबर 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक। तो अब इसी एक ही स्टेटमेंट में उसने दो बातें कर दी, एक क्रेडिट दिया गया है हम उसको डेबिट कर लेंगे, और एक डेबिट दिया गया उसको हम क्रेडिट कर लेंगे। तो नहीं बेटे, अब इस स्टेटमेंट को ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ कीजिए। अब यहाँ लिखेंगे बेटे रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाई बैंक, तो कितना है 2,000, तो क्रेडिटेड बाई बैंक है, हम इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो बैलेंस हमारा डेबिट, अमाउंट भी डेबिट, दोनों ऐड हो जाएंगे, 127,500 डेबिट आंसर आ जाएगा। अब इसी स्टेटमेंट में उसने क्या कहा, रॉन्ग डेबिट भी दिया है, तो यहाँ अब आप लिखेंगे रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक, कितना है 1,200, तो डेबिटेड बाय बैंक है, क्रेडिट कर देंगे। तो अब बैलेंस हमारा डेबिट है, अमाउंट हमारी क्रेडिट है, दोनों अपोजिट हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 126,500। तो डेबिट वाला आंसर ज़्यादा है, इसलिए डेबिट लिखेंगे। अब इसको चूंकि लेस किया है तो यहाँ आप लिख देंगे लेस, और विद इन ब्रैकेट लिखेंगे। तो इसके साथ ही बेटे हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा, हमें
बैंक रिकन्सिलिएशन को क्लोज करना होगा। तो अब क्लोजिंग कैसे होगी, ये जो लास्ट वाला आंसर है इसको आप सिंगल अंडरलाइन करें और दोबारा लिखें 126,500। पहले क्या चल रहा था, डेबिट, ठीक, अब इसको रिवर्स करके क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, अब इसके साथ लिखना क्या है, स्टार्ट कहां से लिया था हमने, पासबुक से, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटे, कैश बुक बैलेंस। ठीक है ना। अब कैश बुक का जो आंसर है वो डेबिट आना चाहिए था, हमारे पास ये क्रेडिट आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ विद इन ब्रैकेट लिख देंगे ओवरड्राफ्ट। लें बेटे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चूंकि हमारी जो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में किसी किस्म की ट्रीटमेंट ही नहीं हुई थी, तो उसको भी फिर हम लोगों ने नीचे नोट दे देना है। तो अब नोट में आप यहाँ लिखेंगे नो ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1 इन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है बेटे, तो लें बेटे, ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 13 जो कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।